हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट फ्री में अपलोड करते हैं। उसी डायरेक्शन में आज हम सीबीएसई क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक में आपको दो एक्सट्रैक्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे। और एक एक चीज को, एक एक लाइन को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक को समझने के लिए जरूरी है कि आपने इस पोएम को पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। वैसे तो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स ने दी हुई है, फिर भी अगर आप इसे मुझसे समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. यहाँ पर जो हमारी पोएटेस हैं वो ये कह रही हैं कि अगर स्ट्रॉलिंग करते हुए ऐसी चहलकदमी के दौरान आपको एक बीस्ट, एक जंगली जानवर दिखाई देता है जिसकी हाइड या जिसकी स्किन कैसी है कि जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे छिड़क दिए गए हों, और जैसे ही वो आपकी तरफ कूदेगा, LEAP लीप मीन्स कूदना, और लीप की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEAPT। लेकिन यहाँ पर पोएटेस ने पोएटिक लाइसेंस का यूज करते हुए स्पेलिंग को चेंज कर दिया है। तो जैसे ही वह आपकी ओर कूदेगा आपको पता लग जाएगा कि यह एक लेपर्ड है, तेंदुआ है। और उसके बाद अगर आप दर्द से चिल्ला रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वह आपके ऊपर बार बार कूदेगा या हमला करेगा। चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द स्टैंजा दैट वुड फॉलो द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमें ये 4 स्टैंजा और दे दिए गए हैं और इनके सबके अलग अलग मीनिंग हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला स्टैंजा हमारे ऊपर दिए गए स्टैंजा के सेम मीनिंग का है, सिमिलर है। ऊपर वाला स्टैंजा मैंने आपको समझा दिया है। इसका हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। The leopard stalks on silent paws with deadly armor of fangs and claws. He lies in his tree perch throughout the day, sleeping and resting the hours away. इसमें लेपर्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो दबे हुए पंजों से चलता है और उसके नाखून और उसके पैरों के जो पंजे हैं वो बहुत शार्प हैं, और वो किस तरीके से लेटा रहता है, दिन भर सोता रहता है, आराम करता रहता है। जबकि हमारे जो पैसेज में दिया गया है उसमें बताया गया था कि वो किस तरीके से आप पर हमला करेगा। तो फर्स्ट वाले को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये इसका जवाब नहीं है। A spotted leopard in a banyan tree kept his yellow carnivoric eyes on me. I knew better than to move fast or try to flee. His eyes narrowed, but I refused to see how fast that cat was chasing after me. If I can just get to that tall. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक स्पॉटेड लेपर्ड जो था वो अपनी कार्निवोरिक आइज से मुझे देख रहा था लगातार, और मैं जानती थी कि भागने का या तेज तेज चलने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे भी बेटर कुछ करना पड़ेगा। हिज आइज नैरोड, वो अपनी आंखों से छोटी आंखें करके मुझे देख रहा था, लेकिन मैं डर की वजह से उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। वो बहुत तेजी से मेरा पीछा कर रहा था। अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो शायद बच जाऊं। तो ये वाला पैसेज भी हमारे पैसेज से मैच नहीं कर रहा है। थर्ड को पढ़ते हैं। His claws and paws will make you forget if you are in a dream or reality. उसके पंजे और उसके नाखून आपको ये भुला देंगे कि आप सपने में हो या सच्चाई में हो। And you will feel clawed and pawed. और आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर पंजों से, नाखूनों से वार किया गया है। I bet the peppered pounds a certainty. It is a beast that runs and strikes fast. If you are caught, you sure won't last. और मैं पक्के तौर पर ये कह सकती हूँ कि अगर उसने एक बार आपके ऊपर झपट लिया, वो बीस्ट जो है इतनी तेजी से शिकार करता है कि उसके बाद आप बचोगे नहीं।
तो ये हमारे वाले स्टैंजा के साथ कुछ सिमिलर लग रहा है, तो हम थर्ड को रख लेते हैं। फोर्थ कहता है द लेपर्ड एंड द लायन chose to become friends for they were all proud of claws on their paws। लेपर्ड और लायन ने मिलकर दोस्त बनने की ठान ली क्योंकि वो बड़े प्राउड फील करते हैं अपने क्लॉज और पॉज के लिए। दे ईच ग्लोरिफाइड वन अनदर फॉर देयर माइटी एबिलिटी टू लिव ऑन मीट ऑफ अदर फॉना थ्रू आउट अ ईयर। उन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान है, प्राउड फील करते हैं और वो दूसरों का मीट खाते हैं पूरे साल। दे ईच एडमायर्ड वन अनदर फॉर रनिंग स्पीड। एक दूसरे की तारीफ करते हैं उनकी भागने की स्पीड के लिए। दे ईच रिमेन्ड फर्म एंड लॉयल टू वन रूल, लायंस डोंट ईट लेपर्ड्स नाइदर लेपर्ड्स ईट लायंस। और उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है जिसके प्रति वो लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं कि लायंस जो है वो लेपर्ड्स को नहीं खाएंगे और लेपर्ड जो है वो लायंस को नहीं खाएंगे। इसका भी हमारे पैसेज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपको दोबारा से यहाँ पर याद करा देती हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में ये देखना था कि इन 4 स्टैंजा में से कौन सा स्टैंजा हमारी पोएम के इस स्टैंजा से मैच करता है। तो इससे मैच करता है हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। Given below are 4 examples of activities that Jasmeet does। ये आपका vocabulary based question है। Choose the option that correctly demonstrates strolling। Jasmeet runs with great speed after being chased by a dog। एक डॉग उसका पीछा कर रहा था, वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। Jasmeet walks in the garden relaxing while listening to his favorite song। तो जसमीत जो है वो गार्डन में चल रही थी धीरे धीरे से और रिलैक्स करते हुए चल रही है, इसलिए हमें पता लग गया कि वो धीरे चल रही है और अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुन रही है। जसमीत स्किड्स शार्पली ऑन द आइस स्केट रिंक। आइस स्केटिंग के रिंक में वो एकदम से उसने ब्रेक मारी, स्किड लगाई उसने। जसमीत रशेस टू स्विच ऑफ द वाटर पंप इन द बैकयार्ड। वाटर पंप चालू था, पानी बह रहा था, तो जसमीत ने बहुत तेजी से भाग के उसको बंद किया। तो स्ट्रॉलिंग का सही मीनिंग आपको इसमें मिल रहा है आपके ऑप्शन बी में। Question 3. Which option lists the statement that is not true according to the extract? Extract में जो जो information दी गई है उसके हिसाब से इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। The poet asked the reader to hide on seeing the leopard। क्या poet ने रीडर को कहा था कि आप लेपर्ड को देखते ही छुप जाइए? नहीं। The poet cautions the reader about a leopard walking through its territory। वो उसको बताते हैं कि वो अपनी टेरिटरी में घूम रहा होगा, तो आप सचेत हो जाइए। The poet informs readers that a leopard can launch repeated attack। ये भी उसने कहा है because she was saying it would leap and leap again। The poet tells the reader that a leopard attack can result in pain। ये भी उन्होंने बताया कि जब एक लेपर्ड आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप दर्द से चिल्लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये वो बात है जो हमें पोएम में नहीं बताई गई है। Question 4 says the repetition used in he will only leap and leap again is an example of। ये कौन से पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल है? पोएटिक जस्टिस, सटायर, एल्यूजन और पोएटिक लाइसेंस। इसका आंसर है पोएटिक लाइसेंस। जब हमारे पोएट किसी वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी पोएम के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। यहाँ पर इन्होंने लीप एंड लीप को बदलकर लेप एंड लेप कर दिया है। Fifth question talks about the rhyme scheme। Choose the option that matches the rhyme scheme of the extract। यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग राइमिंग स्कीम है, तो आपको बताना है कि कौन सी वाली ऑप्शन हमारे पैसेज के साथ मैच करती है। उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि हमारा जो स्टैंजा था उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम बनती है। अगर आपको राइमिंग स्कीम पता लगाने में परेशानी होती है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है, 2 मिनट में केवल आप पता लगा पाएंगे कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है व्यू, सेकंड का लास्ट वर्ड है पेपर्ड और थर्ड का है यू। तो व्यू और यू की साउंड सेम है, यानी कि ए। और जो सेकंड लाइन थी पेपर्ड, वो हमारे लेपर्ड के साथ मैच करती है। तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी और ये पेन और अगेन, यानी कि राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए प्राउड, लाउड, चाइल्ड, वाइल्ड, ये सब सेम हो गए हैं, इसलिए इसमें ए बी हमारा नहीं हो रहा। लास्ट में सी सी मैच कर रहा है लेकिन ऊपर वाले मैच नहीं कर रहे। वाइल्ड, जंगल, चाइल्ड, मिंगल, लाउड, प्राउड,
यहाँ देखिए, वाइल्ड ए, जंगल बी, चाइल्ड फिर से ए, मिंगल बी, लाउड एंड प्राउड आर सी सी। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड कहता है वाइल्ड के साथ चाइल्ड ए ए, प्राउड लाउड हो गया आपका ए बी और सी सी। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही जा रहे हैं। फोर्थ कहता है लाउड के बाद जंगल वाइल्ड चाइल्ड, ये बड़ा मिसमैच हो रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा नहीं हो रहा, और सेकंड और थर्ड दोनों ही सही जा रहे हैं। तो तो आप आंसर में इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज को करने के बाद हम पहुंच गए हैं सेकंड पैसेज पर। इसका मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा पहले। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. ध्यान से पढ़िए, जब आप इन लाइनों को 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ आने लगेगा। ये कह रहे हैं कि ये जो जंगली जानवर है बीस्ट ऑफ प्रे, इनको डिस्टिंग्विश करने में, मतलब इनमें भेद करने में हो सकता है कि एक नोविस, एक नया इंसान जिसको कुछ नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाए, नॉन प्लस्ड। जो क्रोकोडाइल है हो सकता है कि उसको आप हाइना बता दे, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि हाइना जो है वो जब आप पर अटैक करता है तो वह खुशी से हंसकर अटैक करता है, लेकिन अगर वो रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू आपने सुना होगा, तो इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है, एक मगरमच्छ है। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट डिस्क्राइब अ नोविस। जो हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस नोविस को डिस्क्राइब नहीं करता है? तो आपको नोविस का मीनिंग पता होना चाहिए। किसी काम को जब आप नया नया सीखते हैं, उस इंसान को कहा जाता है नोविस, या हिंदी में नौसिखिया। तो पहला वर्ड हमने सीखा था स्ट्रॉलिंग, दूसरा सीखा है नोविस। ये 2 वर्ड आज के लिए हैं, इनको लिखकर आप इनसे 5-5 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये आपको याद रहे। लक्ष्मण हैज प्लेड क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। पहली बार क्रिकेट खेला है तो ऑब्वियसली ही इज अ नोविस। समीक्षा हैज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से पढ़ा रही है तो वो नोविस नहीं है। सृष्टि वेंट टू हर फर्स्ट फ्रेंच क्लास यस्टरडे। कल वो अपनी पहली फ्रेंच क्लास में गई थी, मतलब वो भी नोविस है। गौतम बेक्ड द सेकंड केक टू इंप्रूव स्किल्स। दूसरा ही केक बनाया है स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, तो वो भी एक नौसिखिया है, केक बनाना सीख रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी, समीक्षा हैज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। क्योंकि जब वो 10 साल से पढ़ा रही है तो वो एक नौसिखिया या नोविस नहीं है। शी कैन बी अ परफेक्ट टीचर। सेकेंड क्वेश्चन आपका विजुअल बेस्ड लर्निंग टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 4 इमेजेस दी गई हैं और क्वेश्चन पूछा है विच ऑप्शन लिस्ट द इमेज दैट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द पोएट मीन्स बाय द बीस्ट ऑफ प्रे। इनमें से कौन सा वाला जो है वो बीस्ट ऑफ प्रे को इंडिकेट नहीं करता है, डज नॉट। क्वेश्चन में ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि डज नॉट कहा जा रहा है या डज कहा जा रहा है। तो इनमें से बीस्ट ऑफ प्रे कौन नहीं है? जंगली जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाता है। लायन है ऑब्वियसली। ये जो बर्ड है ये कोई ना कोई कार्निवोरस टाइप का बर्ड लग रहा है जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, वल्चर या काइट के तरीके से, चील गिद्ध वगैरह जो होते हैं। और ये हैं आपके फॉक्सेस, ये भी मांस खाते हैं। एक एलिफेंट जो है वो शाकाहारी है। एलिफेंट इज नॉट अ बीस्ट ऑफ प्रे, ही ईट्स ओनली vegetables and these green things. So option 4 is the correct answer. क्वेश्चन 3 फिर से आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट वुड कॉज बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो हमें पैसेज में क्या कहा था कि कौन सी बात है जो हमें कंफ्यूजन में डाल देगी, दुविधा में डाल देगी। तो हमें कहा गया था कि हम जो है बीस्ट ऑफ प्रे जो हाइना और क्रोकोडाइल हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं पता लगा पाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। डिस्कवरिंग द सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट प्रेज ऑफ बीस्ट, सिमिलैरिटी की बात नहीं थी। एनालाइजिंग हैबिट्स ऑफ बीस्ट दैट प्रे ऑन हाइनास, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया था कि हाइनास जो हैं उनको कौन से जानवर खाते हैं। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन सेवरल बीस्ट ऑफ प्रे, हाँ अलग अलग जो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनके अंदर डिफरेंस कैसे पता लगाया जाए ये बताया था, लेकिन एग्जैक्टली हमें बताया था क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में। तो फोर्थ पॉइंट कहता है ड्रॉइंग द सिमिलैरिटी बिटवीन क्रोकोडाइल हाइनास। यहाँ देखिए एक ट्विस्ट है, ये कह रहा है ड्रॉइंग द सिमिलैरिटी, हमें उनके बीच में सिमिलैरिटी नहीं बताई गई थी, हमें उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना वो बता रहे थे। तो इसलिए हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि the passage was telling us how to find out the difference between
these beasts of prey, hyena and crocodile. तो इसमें जो हमारा सबसे नियरेस्ट है वो सी ही हो सकता है, ए बी और डी नहीं. Question 4. Choose the line from the given stanza that the poet takes liberty with to fit the rhyme scheme. यहाँ आपको बताना है कि पोएटिस ने किस तरीके से अपनी मर्जी से राइम स्कीम को मैच करने के लिए एक शब्द के उपयोग के तरीके को बदल दिया है. ए ऑप्शन कहता है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, इसमें कुछ नहीं है. नॉविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पर भी अगेन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नॉन प्लस जो है नॉन प्लस के तरीके से नहीं यूज किया जाता, इसे ज्यादातर पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है. नॉन प्लस्ड, बी नॉन प्लस्ड, यू विल बी कंफ्यूज्ड, इस तरीके से. तो ये जो बी है यहाँ पर पोएटिस ने इसे अपने तरीके से बदल दिया है. इसका सही सेंटेंस होना चाहिए था अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस्ड, तो इसका सही आंसर होगा बी. फिफ्थ क्वेश्चन दिखने में बड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. चूज द क्रोकोडाइल फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट में क्रोकोडाइल के बारे में कौन सा फैक्ट बताया गया था? मैंने आपको बताया था जो हमारे मुहावरा होता है मगरमच्छ के आंसू बहाना, वही चीज इसमें बताई गई है. इसको ध्यान से समझिए. दे हैव वेब्ड फीट विच दो नॉट यूज टू प्रोपेल देम. पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वेब्ड फीट की कोई बात नहीं बताई है. Absence of sweat glands and release of heat through their mouths, making them often sleep with their mouths open. ऐसा भी नहीं बताया. 99% of crocodiles are eaten in the first year of their life by large fish. इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है. Last part कहता है while eating they swallow too much air which gets in touch with the lacrimal glands and cause them to weep. उनके रोने की बात कही गई थी, तो ये वाला इसका सही जवाब है डी. अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है. और जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए essayshop.com के लिंक पर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा जहां से मैं इसको पढ़ रही हूँ. यहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चंस को बार बार पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पेपर के लिए. ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Comment on the irony of the quote from the poem How to Tell Wild Animals. अब ये जो लाइन है कि जब वो आपके ऊपर गुर्राएगा जैसे कि आप मर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो एशियन लायन है. अब इस लाइन में वो पूछ रहे हैं क्या आयरनी है, क्या चीज ऐसी है जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही या उस चीज पर सटायर किया गया है. तो इसकी सबसे बड़ी आयरनी यही है कि जो पोएटिस हैं हमारी, वो हमें ऐसे खतरनाक और ऐसे अजीबो गरीब तरीके बता रही हैं जानवरों की पहचान करने के, जबकि हमारे पास बहुत से आसान तरीके अवेलेबल हैं जिससे हम एक जानवर की पहचान कर सकते हैं. The greatest irony in How to Tell Wild Animals is that the poetess suggests awful and dangerous ways to recognize an animal. इस पोम के आंसर्स लिखने हैं तो ये लाइन सबसे एकदम रट लो कि पोएटिस क्या बता रही है, ऑफुल और डेंजरस तरीके बता रही है टू रिकॉग्नाइज और टू आइडेंटिफाई एन एनिमल. To identify an Asian lion, one has to risk his life and be ready to face a deadly encounter with the wild beast. सबसे बड़ी विडंबना आयरनी इसमें यही है कि एक एशियन लायन की अगर आपको पहचान करनी है तो पोएटिस कह रही है कि आप जंगल में जाओ और उसकी गुर्राहट सुनो और जब वो आपके ऊपर हमला करेगा आप बिल्कुल मरने वाले होगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक लायन है. तो उसके लिए मरना जरूरी थोड़ी ना है. तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना, यही सबसे बड़ी आयरनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पोएटिक डिवाइस बेस्ड है. Hyperbole is a literary device used when the poet exaggerates an image to make it comical. State two instances from the poem How to Tell Wild Animals where the literary device is used. अब बताना है कि पूरी पोएम में hyperbole को कहाँ पर यूज किया गया है. Hyperbole एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि उससे सुनने वाले को हंसी आए, वो ह्यूमरस लग सके. तो इस पूरी ही पोएम में हाइपरबोली का बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है. The literary device hyperbole has been used in many instances in the poem. The breath-tightening grip of a bear has been portrayed as a loving hug or caress. वो कह रही हैं कि भालू जब आपको गले लगाएगा तो आपकी सांस ही रुक जाएगी, दम घुट जाएगा आपका. तो उसको इस तरीके से उन्होंने पेश किया है कि भालू का लविंग ग्रिप, इसलिए ये हाइपरबोली है.
While explaining the attack of a tiger, the poetess exaggerates the situation by using the following lines: a noble wild beast greets you. अब वो कह रही है कि एक नोबल, एक राजसी वाइल्ड बीस्ट जो है वो ग्रीट करेगा, आपका वेलकम करेगा, जबकि वेलकम नहीं कर रहा, वो तो आप पर अटैक करेगा. एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू टू मेक इट कॉमिकल. और वो कहती है कि जरा ध्यान देना कि वो जब आपको खा रहा होगा. तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये हाइपरबोली की प्रेजेंस को यहाँ पर शो करते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस का थर्ड है, if there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. Briefly explain the paradox of the quote. अब ये जो लाइन है कि अगर आपको ट्री पर कुछ नहीं दिखता तो वो कैमिलियन है. अब इसमें पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो आपको दो बातें कही जा रही हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, उनमें आपस में विरोध होता है. देखिए, आपको लाइन जो दिख रही है कि नथिंग ऑन द ट्री देन दिस इज कैमिलियन, कि कुछ नहीं है तो कैमिलियन है. तो वहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? The above quote seems contradictory at first, but there is a fact hidden that chameleons are capable of camouflaging themselves in their surroundings. तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट छुपा हुआ है कि जो कैमिलियंस होते हैं, गिरगिट्स होते हैं, वो अपना जो गिरगिट होते हैं वो अपना रंग बदलने में माहिर होते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं. कैमोफ्लेज का मतलब कि जैसी बैकग्राउंड होती है वो अपना कलर वैसा ही बना लेते हैं. हरे रंग के पत्ते हैं तो वो हरे हो जाएंगे, अगर ब्राउन टहनी वगैरह है तो वो वैसे हो जाएंगे, इसलिए आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाते, वो अपनी बैकग्राउंड में ही मर्ज हो जाते हैं. इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ट्री पर कुछ नहीं दिखे तो समझ लो कैमिलियन है, क्योंकि वो आपको एक बार में नहीं दिखेगा. सो इट मे अपीयर दैट नथिंग इज प्रेजेंट ऑन द ट्री. तो यहाँ पर हमें इस कोट का पैराडॉक्स हमने बता दिया है. जिन बच्चों ने लिटरेरी डिवाइसेस की अच्छे से पढ़ाई नहीं की है कभी भी, जिन्हें उनके बेसिक्स ही नहीं मालूम है, उन्हें ये पहली बार में बहुत टफ लग सकते हैं, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. और आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर बाकी लेसन्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे धीरे जब तक फाइनल एग्जाम आएंगे तब तक आप इसमें काफी हद तक तरक्की कर चुके होंगे. चलिए अब आते हैं 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है which genre is most appropriate for the poem, substantiate your choice with reference to the poem how to tell wild animals. आप इस वाली पोएम को किस जॉनर में डालते हैं? जैसे हम मूवीज देखते हैं उनके अलग अलग जॉनर होते हैं कि ये रोमांटिक मूवी है, ये किड्स के लिए है, ये फाइटिंग वाली है, ये हॉरर मूवी है, ये क्लासिकल मूवी है, ये सोशल थीम पे बेस्ड है. इसी तरीके से हमारी पोएम्स के भी जॉनर होते हैं. तो इस वाली पोएम को आप कौन सी जॉनर में डालेंगे? ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूमरस पोएम, क्योंकि जो पोएटेस हैं she is describing different ways of identifying wild animals in a comic style by exaggerating their aggressive and wild nature. उनका जो wild nature है, जो जंगली आदतें हैं, उनको वो exaggerate कर करके बता रही हैं और मजाकिया अंदाज में बता रही हैं, इसलिए ये एक humorous poem है. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है all knowledge is useful but not all knowledge is worth the cost. Elaborate on the quote in the context of the poem how to tell wild animals. वो कह रहे हैं कि सारी नॉलेज जो भी मिले वो यूजफुल होती है, लेकिन सारी नॉलेज के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो उसके वर्थ इट नहीं भी होती. इस पॉइंट को आपको एलैबोरेट करना है. तो देखिए, क्लियरली हमारी पोम में कैरोलिन वेल्स जो हैं जानवरों के यूनिक स्टाइल्स को पहचानने की बात पर जोर दे रही हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि उनके तरीके से हम सीख लें और उसी तरीके से पहचान करें कि कौन सा जानवर किस तरीके से अटैक करता है या क्या उसके फीचर्स हैं, तो उसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़ेगी. इसलिए इस तरीके की नॉलेज से हमें दूर ही रहना चाहिए. यही बात हम इंग्लिश में लिखेंगे. Through the poem, Miss Caroline Wells elaborates on the unique styles of wild animals, but the ways specified in the poem can lead to death and injuries. There are other easy and safe options available to identify animals. So we can say that all knowledge is useful but not all knowledge is worth the cost. जरूरी नहीं है कि जानवर की पहचान करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हुआ जाए. Third question, would you agree that the poet has an in-depth knowledge of the wild? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो पोएटेस हैं उनको वाइल्ड जानवरों की पूरी गहराई से नॉलेज है? सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बुक. हाँ, उनको पूरी नॉलेज है, क्योंकि वो जानवरों के फीचर्स, उनके अटैक करने का तरीका, उनके अपीयरेंस, उनके बिहेवियर, सबके बारे में अच्छे से बता रही हैं. यस,
She has a thorough knowledge of wild animals and their features which are well खाली yes लिखने से काम नहीं चलेगा कि आप लिख दें हाँ मुझे उन्हें नॉलेज है, आपको बताना पड़ेगा कि she has demonstrated it in her explanation of each animal's physical and behavioral traits. अब आ गए हैं हमारे 100 to 120 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन सुन ली तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। सीबीएसई ने अब की बार क्या किया है, किसी क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस लेसन से ही रिलेटेड हो, इन्होंने दो दो लेसन्स को भी मिलाकर क्वेश्चन बना दिया है और यही चीज यहाँ पर की गई है। शायद आप पढ़ चुके होंगे आपका लेसन मिजबिल द ऑटर, या अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं इमेजिन द पोएट मीट्स मिजबिल द ऑटर, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द पोएट कुड यूज फॉर हर पोम इफ शी वर टू राइट अबाउट टेलिंग एन ऑटर। आपको ये इमेजिन करना है कि जो हमारी पोएटेस है वो मिजबिल से मिली, जो कि एक ऑटर है, एक जानवर है पानी में खेलने वाला। तो आपको ऑटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए ये बताना है कि अगर हमारी जो पोएटेस हैं वो ऑटर के बारे में कुछ लिखती है अपनी पोएम में तो वो किस तरीके से लिखती है। ये आंसर शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये एसे शाउट एक्सक्लूसिव आंसर है। हो सकता है इन फ्यूचर हम अपने इन प्रीमियम बेस्ड पेजेस पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ही अलाउ करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको सबसे पहले ऑटर के कुछ फीचर्स पता होने चाहिए कि ऑटर किस तरीके का जानवर है, उसे क्या क्या चीजें पसंद है। अभी तक जो हमारी पोएटेस ने अपनी पोएम में एनिमल्स यूज किए थे वो थोड़े जनरल थे, उनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन ऑटर जो है वो एक यूनिक टाइप ऑफ एनिमल है जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते। इस आंसर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लाइंस या कुछ जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड में किए गए हैं, वो इसीलिए किए गए हैं कि ये सब ऑटर्स की स्पेशलिटी या उनकी फीचर्स को बता रहे हैं। आप सीधा इनको पढ़कर भी अपने आंसर को खुद अपने अंदाज में लिख सकते हैं। तो इनको पढ़कर हमें जल्दी से पता लग रहा है कि ऑटर इज एन अनयूजुअल एनिमल। ऑटर्स आर जनरली नॉट एग्रेसिव, ये जल्दी से सामने वाले पर अटैक नहीं करते। ऑटर्स आर नोन फॉर देयर प्लेफुलनेस, लाफ्टर एंड मिस्चीवियसनेस। ये बच्चों की तरह हंसते हैं, खेलते हैं, शैतानी करते हैं। एंड दे आर सब्जेक्ट ऑफ माइथोलॉजी एंड फॉकलोर, और कथाओं वगैरह में भी इनका जिक्र मिलता है, कहानियों में। दे रिजेंबल अ वेरी स्मॉल इमेजिनरी ड्रैगन, इट वाज लाइक अ चॉकलेट ब्राउन मोल। इनका कलर चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह से ये दिखाई देते हैं। एंड दे लव वाटर प्लेइंग। तो चलिए इस आंसर को समझ लेते हैं। If the poet meets Midgebill the otter, she could write a lot about him as she did for other animals in her poem. जैसा बाकी जानवरों के लिए लिखा है वैसा ही वो ऑटर के लिए लिख सकती थी। Although the otter is an unusual animal, the poet might be aware of his features as she is well versed in the animal kingdom. जैसे कि उन्हें बाकी सब जानवरों की पूरी जानकारी है, इसके बारे में भी जानती होंगी। Unlike lions, tigers and bears, otters are generally not aggressive towards humans and other animals. तो वो बताएंगी कि ऑटर्स जो है वो एग्रेसिव नहीं है। सो द पोएट वुड नॉट डिस्क्राइब हिम एज शी डिस्क्राइब द वाइल्ड बीस्ट इन द पोएम। कुछ अलग तरीके से उन्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। रादर otters are known for their playfulness, laughter and mischievousness. They are the subject of mythology and folklore in many cultures, which is an interesting fact that the poet could engage in her poem. अब ये जो है कि माइथोलॉजी वगैरह का वो हिस्सा है, तो इस चीज को भी पोएट अपनी कविता में इस्तेमाल कर सकती है। द ऑथर डिस्क्राइब्ड हिम, ऑथर कौन, जो मिजबिल द ऑटर के ऑथर हैं, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि दैट ही रिजेंबल्ड अ वेरी स्मॉल इमेजिनरी ड्रैगन ऑफ द मिडल एजेस, कि वो मिडल एजेस के एक इमेजिनरी ड्रैगन की तरह दिखता है। इट वाज लाइक अ चॉकलेट ब्राउन मोल, एक चॉकलेट ब्राउन कलर का छोटा चूहा जैसा लगता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑटर्स लव फॉर वाटर इज अ फैसिनेटिंग फीचर टू एंटरटेन द रीडर्स। और ऑटर जो पानी के साथ खेलकर बहुत खुश होते हैं, इस बात को भी जो कवित्री हैं वो अपनी पोएम में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द पोएट। लेटर लिखना है, ये आपका राइटिंग सेक्शन का नहीं है, लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन ही है। लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन में भी आपसे लेटर पूछी जा सकती है। सो राइट अ लेटर टू द पोएट डिटेलिंग योर फेवरेट एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम एंड द वंस दैट यू डिड नॉट लाइक। अब आपको यहाँ पर पोएटेस को लेटर लिखना है कि उनकी जो कविता है उसकी आपको कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी।
Include a request about which animal you would like her to exclusively compose a poem on. और साथ में आपको उसमें ये भी ऐड करना है कि आप कौन से अपने पसंद के जानवर के ऊपर उनसे पोएम लिखवाना चाहते हैं। तो शुरू करने का तरीका आपको दिया हुआ है, इसी तरीके से हम शुरू करेंगे। XYZ USA 18 जुलाई। डियर मिस वेल्स, I just read your poem How to Tell Wild Animals and enjoyed it thoroughly. मैंने इसको पढ़ा और बहुत enjoy किया। Your knowledge about animals and their behavioral traits are just applaudable. काबिले तारीफ है आपकी knowledge. But your unique way of describing and identifying them disturbed me a bit. लेकिन जो आपका अनोखा तरीका है जानवरों को डिस्क्राइब करने का, उससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई। I think a sound person would not go to the jungle just to witness the roar or attack of wild animals. मुझे लगता है एक समझदार इंसान जो है वो जंगल में नहीं जाएगा ये देखने के लिए कि वाइल्ड एनिमल कैसे अटैक करते हैं या कैसे दहाड़ते हैं। Still, the humor depicted in the bear's caress causes a tickle. लेकिन वो जो आपने बताया ना कि जो भालू है वो आपको ऐसी झप्पी पाएगा कि बस आपकी सांसें रुक जाएगी, तो उससे मुझे थोड़ा ह्यूमरस लगा। हाइनास डिजर्व अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, और हाइनास के बारे में आपने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, आप उसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकती थी। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, मोर ओवर आई विश यू कुड हैव कंपोज्ड एन एक्सक्लूसिव पोम ऑन द नॉटी मंकीज एंड क्लेवर फॉक्सेस टू। यहाँ पर आप कोई भी एनिमल का नाम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि भाई आप इसके ऊपर भी एक पोएम बना दो। योर सिंसियरली, थैंक्स एंड दैट्स ऑल। ये पूरा हो गया है। अब जब आप जाएंगे इस पेज के नीचे आपको ये हाइपरलिंक्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब पे जब आप क्लिक करेंगे तो इन्हीं लेसन्स के क्वेश्चन बैंक खुल जाएंगे और इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने फर्स्ट फ्लाइट को पूरा ऐड कर दिया है, कुछ एक दो रह गए हैं, जैसे मिचबिल द ऑटर अभी रहता है, द ट्रीज पोएम रहती है, फॉग रहता है। ये सब जो थे ये पिछले 2 सालों से सिलेबस में काट दिए गए थे, इसीलिए ये रह गए हैं, इनको हम जल्दी ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। और बाकी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के भी यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। essayshop.com पर सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है और सबका सब प्रीमियम बेस्ड कंटेंट है, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जरूरत है केवल आपकी तरफ से मेहनत करने की। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।